कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग पाचन तंत्र भाग 2, पाचन तंत्र भाग 2 पाचन तंत्र भाग 2 की कक्षा में मैंने पिछले दिन आपको पढ़ाया था बायोलॉजी में कि बायोलॉजी के कुछ अध्याय काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं परीक्षा के दृष्टि से, और वह है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, न्यूट्रिशन, डिजीज और दो सिस्टम, एक पाचन तंत्र और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अन्य सिस्टम भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, नर्वस, स्केलेटन, इन सिस्टम पे, एंडोक्राइन, इन सिस्टम पे भी हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो अब लगभग समाप्ति की ओर है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक सर्कुलेटरी सिस्टम बचेगा और डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट भाग बचेगा। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, और उसमें तो आप जितनी बातें पढ़ ले उतना आपके लिए अच्छा होगा। हमारी आज की कक्षा पाचन तंत्र से संबंधित है, जो कल की कक्षा से ही जुड़ी हुई है। कल मैंने बताया भी था कि पाचन क्या होता है। तो भोजन के जटिल अणु, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, और इसका सरल अणु में बदल जाना, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाना, उसको हम लोग पाचन कहते हैं। और जो अंगों का समूह इसमें हिस्सा लेता है उसको हम लोग पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। पाचन के दो स्वरूप है, भौतिक और रासायनिक। रासायनिक में एंजाइम की प्रतिक्रिया, और पाचन के डिफरेंट स्टेज होते हैं। पहले भोजन को हम लोग मुख में रखते हैं, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेकुलेशन होता है। फिर मेरे द्वारा यह बताया गया कि भोजन सबसे पहले इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन होता है मुख में, और मुख में दो की बड़ी भूमिका होती है, एक दांत की, दूसरी जीभ की। दांत में मैंने बताया कि मानव का जो दांत है वह डायफायोडेंट और हेट्रोडोंट है, विषम प्रकार के हैं, 2 बार निकलती है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2123/2123 × 2, तो कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं वयस्क अवस्था में। बच्चों में 20 दांत होती है, अस्थायी दांत होती है। एक अकल दांत भी होता है जो 21 साल के बाद सबसे लास्ट में निकलता है। ओसीन नामक प्रोटीन, ओडोंटोलॉजी, इसके अध्ययन को कहा गया। दांत का ऊपरी भाग में शरीर का सबसे कठोर भाग पाया जाता है, जिसको हम एनामेल कहते हैं। कैल्शियम सॉल्ट की प्रचुरता होती है। फिर इसी क्रम में मैंने बताया कि इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, इसकी भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने में महत्वपूर्ण भूमिका है। काटने में इंसीजर की, फाड़ने में कैनाइन की। जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं उसकी कैनाइन ज्यादा डेवलप हो जाता है। और प्री मोलर और मोलर, जिसको हम लोग अग्र चवर्णक और चवर्णक कहते हैं, भोजन को पीसने में काम आता है। फिर मेरे द्वारा बताया गया जीभ की भी भूमिका होती है। लार निकलता है, 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। लार की भूमिका है भोजन को निगलने में, भोजन को पीसने में, और भोजन आसानी से निगला जाता है। लार के विषय में मैंने जानकारी दी। फिर मैंने जीभ के विभिन्न भागों को बताया। अगला भाग मीठा, पिछला कड़वा, बायां, दायां, इन सब की मैंने जानकारी आपको दी। फिर मेरे द्वारा बताया गया कि 3 प्रकार का सिलेबरी ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल। अरे मॉडर्न हिस्ट्री नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। गजब हाल है। बायोलॉजी करने आता है, डाइजेस्टिव, पचाने भोजन,
असल कक्षा छोड़ रहा है, अपने समझ में आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। मनमौजी तरीके से पढ़ने से थोड़ा ही हो जाता है, ठीक है। खैर मूल में आ जाइए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, उसमें एक पैरोटिड भी होता है। पैरोटिड ग्लैंड में जब सूजन हो जाती है तो गलसुआ होता है, ठीक है, वायरल बीमारी होती है। हमने फिर इसी क्रम में सांपों के जहर ग्रंथि की जानकारी दी। एक इंपॉर्टेंट मिसलेनियस फैक्ट में हाथी दांत की जानकारी दी, जो इंसीजर का ही रूपांतरण होता है। इन सबको मैंने बताया। मैंने कहा जब अगले दिन आएंगे तो हमारे द्वारा पाचन तंत्र का भाग 2 पढ़ाएंगे। पहले भोजन को मुख में रखे रहिए, कल ओसोफेगस से होते हुए, और फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाएंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्षुद्रांश कहते हैं, जहां भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। तो हमारी आज की कक्षा कल की कक्षा से ही जुड़ी हुई है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहला भाग 2 में भोजन मुख के बाद, भोजन मुख के बाद, मुख के बाद, मुख के बाद ओसोफेगस में जाती है, ओसोफेगस में जाती है, ओसोफेगस में जाती है, ओसोफेगस में जाती है, जो भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। भोजन को आगे बढ़ाने में अर्थात आमाशय में पहुंचाने में मदद करती है, आमाशय में पहुंचाने में मदद करती है। याद रहे कि ओसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता है। ध्यान रहे कि ओसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता है, कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है, कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि ओसोफेगस, जिसको ग्रास नली कहते हैं, ओसोफेगस में कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिसको ग्रास नली कहते हैं। हम क्या, कौन सी नली कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। लेकिन म्यूकस ग्लैंड रहता है, म्यूकस ग्लैंड रहता है, म्यूकस ग्लैंड रहता है। कौन सा ग्लैंड रहता है? म्यूकस ग्लैंड रहता है यहां। और ये म्यूकस ग्लैंड एक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन को स्टोमक में भेजती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन। उस प्रक्रिया को हिंदी में कहते हैं, एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछे हुए है कि ओसोफेगस जो भोजन भेजता है म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस की उपस्थिति में, और वो जो स्टोमक तक पहुंचता है, उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में उसको कहते हैं क्रमाकुंचन, और अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस्टेलिस। पेरिस्टेलिस, PERSTALIS। हिंदी में याद हो गया तो हिंदी ठीक, अंग्रेजी में याद हो जाए तो अंग्रेजी ठीक, जिस भाषा में याद हो जाए वो ठीक। तो लिखेंगे क्रमाकुंचन। क्या लिखे हैं? ग्रास नली का, ग्रास नली में म्यूकस ग्लैंड होता है, ये नहीं लिखे हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया में ऐसे लिखे, इस प्रक्रिया में भोजन क्रमाकुंचन, 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 पेरिस्टालिस, पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस, PERIS, PERISTA,
पेरिस्टालिस, TAL सिस, SIS, एक बार स्पेलिंग बोलो तो, PERISTALSIS, ठीक है। क्रमाकुंचन या पेरिस्टालिसिस प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जो भोजन है जो ग्रास नली में यहां है, वो भोजन फिसल कर कहां चला जाएगा? स्टोमक में, अमाशय में। ये जो पेट फूला होता है व्यक्ति का, ये पेट फूलता है, स्टोमक फूल जाता है। बहुत भोजन कीजिएगा, एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तब पेट फूल जाएगा, ठीक है कि नहीं? टोकरी के समान हो जाएगा, है ना। बैठा हुआ रहिएगा तो टोकरी के समान हो जाइएगा, काम करते रहिएगा तो टोकरी के समान नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। लिखेंगे, इसके बाद भोजन फिसलता हुआ अमाशय स्टोमक में चला जाता है। इसके बाद भोजन फिसलता हुआ अमाशय में चला जाता है, जहां जठर ग्रंथि पाई जाती है, जहां जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो भोजन को पचाने के लिए जठर रस का स्रावन करती है। जो भोजन को पचाने के लिए जठर रस का स्रावन करती है। जठर रस का स्रावन करती है। जठर रस का स्रावन करती है, ठीक है। जठर रस का स्रावन करती है। एक मिनट रुक जाइए। जो जठर रस का अति महत्वपूर्ण है कि इस जठर रस में HCl, पेप्सिन, लाइपेज, HCl, जठर रस में क्या क्या रहता है? जठर रस में HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन रहता है, लाइपेज रहता है, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। HCl तो विकार है, HCl और लाइपेज एवं पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। ये दोनों क्या है? एंजाइम है, ठीक है। और एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। तो पूछेगा कि अमाशय में कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। इसको ध्यान में करके रखेंगे, किसी भी स्थिति में भूलेंगे नहीं। और हमारे शरीर में अमाशय के दीवार पर कहा जाता है कि 3 करोड़ से अधिक जठर ग्रंथि पाए जाते हैं, और जिसका एक ही काम होता है वो जठर रस निकालता है। क्या निकालता है? और जठर रस में क्या पाए जाते हैं? HCl, पेप्सिन, लाइपेज। दे देगा कि जठर रस में क्या नहीं पाया जाता है। एक मुंह वाला जो एंजाइम है वो डाल देगा, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा या कोई एंजाइम डाल देगा। इसलिए इसको लाइपेज, पेप्सिन, HCl को याद करके रखिएगा, कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। यही था स्टोमक। और स्टोमक का भोजन के पचाने में क्या रोल है और क्या कौन भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसको अभी आपने देखा। नेक्स्ट, अब भोजन चलेंगे हम लोग भोजन को लेकर के सीधे छोटी आंत में। तो लिखेंगे, भोजन को
भोजन का अधिकतम पाचन और अवशोषण, भोजन का अधिकतम पाचन और शोषण कहां होती है? छोटी आंत में होती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अधिकतम पाचन और शोषण कहां होती है? टिक लगा दो उस पर, होती है छोटी आंत में। अधिकतर भाग में भिलाई पाए जाते हैं। भिलाई, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में रसंकुर, रसांकुर, भिलाई पाए जाते हैं। छोटी आंत में अधिकतर भागों में क्या पाए जाते हैं? ये भिलाई पाए जाते हैं। एकदम याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में, भिलाई पाए जाते हैं जिसका मुख्य काम भोजन को पचाने और अवशोषण में, जिसका मुख्य काम भोजन को पचाने और अवशोषण में। ठीक है, याद रखें। तो भिलाई क्या काम करता है और किसमें पाया जाता है भिलाई? छोटी आंत में। हिंदी में उसको रसांकुर कहते हैं, जो बड़ा कठिन है। अंग्रेजी शब्द ही याद रखिए तो आसान है। नेक्स्ट, हमारी छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। लिखेंगे छोटी आंत 3 भागों में बटे होते हैं। पहला डियोडिनम, डियोडिनम जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। डियोडिनम लिखेंगे, डियोडिनम, डियोडिनम हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है, इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ब्रूनर ग्लैंड पाए जाते हैं। पाचक ग्रंथि नहीं होती, पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ब्रूनर ग्लैंड पाए जाते हैं। ब्रूनर, BRUNNER, लेकिन ब्रूनर ग्लैंड पाए जाते हैं। और भी कई ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन ब्रूनर ग्लैंड पाए जाते हैं। ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। देखो, ग्लैंड में ब्रूनर तो याद रखो, लेकिन ग्लैंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र में, वो अमाशय के ऊपर रहता है, जिसका नाम है लीवर, और दूसरा है पैंक्रियाज, जिसको अलग से बताएंगे, चूंकि ये दोनों काफी महत्वपूर्ण ग्रंथि है। लीवर तो सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो याद ऐसे भी रखना है। और पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, उसको भी ध्यान में रखना है, तो उसको अलग से बता देंगे। लेकिन अमाशय के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि लीवर है। लेकिन हम लोग यहाँ छोटी आंत पढ़ रहे हैं। छोटी आंत में कई ग्रंथि है, उन ग्रंथियों में एक ग्रंथि याद रखिएगा जिसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड। कहां पाई जाती है? ग्रहणी में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डियोडिनम। छोटी आंत का दूसरा भाग है जेजुनम, तो लिखेंगे छोटी आंत का दूसरा भाग है जेजुनम, जेजुनम, जेजुनम। छोटी आंत का दूसरा भाग है जेजुनम। इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है। इसका रोल यही है कि तो ऊपर का नीचे के साथ बीच का भाग है तो खुलता है, बस भोजन को वो आगे आगे प्रसारित करता रहता है। तीसरा भाग इंपॉर्टेंट है, इलियम, तो लिखेंगे तीसरा भाग, छोटी आंत का तीसरा भाग इलियम है। तीसरा और अंतिम भाग कौन है? इलियम है, और जो सबसे लंबा भाग भी है, जो सबसे लंबा भाग है। और इसी भाग में भिलाई अधिक होते हैं, जो भोजन को पचाता है। और इसी भाग में भिलाई अधिक होते हैं
भिलाई अधिक होते हैं जो भोजन को क्या करता है, भोजन को पचाता है, जो भोजन को पचाता है और अवशोषण करता है, और अवशोषण करता है, और अवशोषण करता है। ठीक है, कौन सा भाग? आगे चलकर लिखेंगे, आगे चलकर भिलाई, आगे चलकर इलियम, आगे चलकर इलियम, आगे चलकर इलियम, आगे चलकर इलियम सीकम में खुलता है, सीकम में खुलता है। आगे चल के इलियम कहां खुलता है? सीकम में खुलता है। ठीक है, बस ये हुआ छोटी आंत का काम। तो छोटी आंत के 3 भाग कौन से है? डियोडिनम, जेजुनम। अधिकतर भिलाई किसमें पाए जाते हैं? पूरे छोटी आंत में इलियम। लेकिन छोटी आंत के जो 3 भाग हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, उसमें भिलाई की भूमिका सबसे अधिक कहां है? इलियम में। जो सबसे अंतिम भाग है, सबसे बड़ा भाग है, सबसे लंबा भाग है, और जो भोजन को पचाने और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका इसीलिए है क्योंकि वहां रसा अंकुर भिलाई पाई जाती है। तो ये भिलाई को नहीं भूलिएगा, क्योंकि छोटी आंत में भिलाई की भूमिका को देखें। ऐसा नहीं कि बिलाई याद रख लीजिएगा, बिलाई भी याद रख लीजिएगा, लेकिन छोटी आंत याद रहेगा तो टिक लगा ही दीजिएगा। यही तो ऑब्जेक्टिव की परीक्षा का क्या है, खास बात है कि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा भी तथ्य तोड़ मरोड़ के भी याद रह जाता है तो टिक लग ही जाती है। ठीक है कि नहीं? तो इस बिंदु को ध्यान में रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है, अब भोजन चला जाता है कहां? अब भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। तो लिखेंगे हां, भोजन अब आहार नाल के अंतिम भाग बड़ी आंत में पहुंच जाता है। आहार नाल के अंतिम भाग बड़ी आंत में पहुंच जाता है। बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जो 1.5 मीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आहार नाल के अंतिम भाग बड़ी आंत में, बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जो कितना मीटर लंबा होता है? 1.5 मीटर लंबा, 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जो 1.5 मीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है? इसका मूल काम क्या है बताओ? इसका मूल काम है पचे हुए शेष भोजन और जल का अवशोषण करना। पचे हुए शेष भोजन और जल का, तो लिखेंगे इसका मूल काम, बड़ी आंत का मूल काम पचे हुए शेष भोजन, पचे हुए शेष भोजन और जल का अवशोषण करना मूल काम है। अंडरलाइन कर देना। बड़ी आंत का मूल काम क्या है? पचे हुए शेष भोजन और जल का अवशोषण। अवशोषण, ठीक है। और याद रखिए कि जो अपच भोजन है, जो पचा नहीं, वो भोजन आपके शरीर से क्या होता है? इसलिए कोई आदमी बहुत जो वीर पुरुष होता है कहता है हम तो 5 बार मैदान जाई छी। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि उसको भोजन ठीक से पचता नहीं है और शरीर में लगता नहीं, क्योंकि शरीर में अवशोषण होना आवश्यक है। जो आप भोजन, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, उसका अवशोषण होना क्या है? मस्ट है, तभी ना शरीर में लगेगा, नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं। वो यदि सारा भोजन
अपचावस्था में ही बाहर निकल जाएगा 5 बार की प्रक्रिया में, तो क्या होगा उसका, कालांतर में जाकर के वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? शुरू में तो उसको लगेगा कि हमारा पेट एकदम साफ, अंत में वही साफ हो जाएगा। तो इसलिए भोजन का पचना भी चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ, कहा जाता है ना कि 2 बार मुंह धोइए, 2 बार बाथरूम जाइए। ठीक है, ये सब जो स्वस्थ रहने का, 5 लीटर पानी पीजिए। ठीक है, ये आधा लीटर करीब में दूध पीने का प्रयास कीजिए, 1-2 सेव खाइए, मौसमी फल खाइए, हरी सब्जी खाइए, सुबह के सत्र में उठिए। ठीक है, टहलिए, साइकिल उकिल चलाइए। जीवन में कभी अस्वस्थता का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि इतना काम आप करते हैं तो। और ये बहुत सिंपल काम है, 5 लीटर पानी पीना, 1-8 ग्लास दूध पीना, 1-2 सेव खाना, हरी सब्जी खाना, मौसमी फल खाना, जामुन से लेकर अमरूद तक। ठीक है कि नहीं? वो हर मौसमी फल खाना चाहिए, चाहे कितना भी उसमें शुगर क्यों ना हो। ठीक है, लीची अभी आया तो लीची थोड़ा खा लिया। अब ऐसा भी नहीं, देखो अति सर्वस्व वर्जिते। अब ऐसा नहीं कि श्रीमान कहें लीची खाने के लिए एक ही दिन में 200 खा लिए। अरे 2, 4, 5 करके उसको 10-20 दिनों तक खाते रहो। अमरूद है तो 1-8 अमरूद डेली खाते, ऐसा नहीं कि आज 2 किलो खा लेंगे और 10 दिन तक नहीं खाएंगे। एक नियमितता के साथ, संतुलन के साथ यदि आप खाइएगा तो स्वस्थ रहिएगा। प्रकाश जी, आपके लिए मैं कह रहा हूं, चूंकि आपका लगता है भोजन कम, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कुछ ज्यादा काम करने लगा है, कम काम कर रहा है, ज्यादा नहीं। ज्यादा में तो भोजन पचा देगा, कम काम करेगा तो भोजन को बाहर ले जाएगा। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट लिखिएगा। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के, उल्लेखनीय है कि बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। सिकम, 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 कोलन, कोलन, सिकम, कोलन और रेक्टम। सिकम, कोलन और रेक्टम। सिकम, कोलन, कोलन COLON, और सिकम, सिकम का स्पेलिंग होता है CAECUM। हिंदी वगैरह मत जानिए, उसका हिंदी सब बहुत कठिन है। उंडुक, सिकम का हिंदी लिखोगे उंडुक, बेकार, अभी से क्लास में बाहर जाओगे भूल जाओगे। सिकम दूसरा, कोलन तीसरा, रेक्टम। तो भोजन अपचावस्था में नीचे चला जाता है और फिर अंत में रेक्टम के माध्यम से, रेक्टम क्या हुआ, एनस, और एनस के माध्यम से फिर भोजन बाहर चला जाता है। यही मूल बिंदु है जिसको याद करके आपको रखना है। इसी में कुछ नोट्स टाइप के कुछ फैक्ट है, एक आध उसको ध्यान रख लीजिए, लिख लेंगे, नोट लिख देंगे। आप लोग की जानकारी में है कि कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है कि किसी जमाने में उसका काम था, अब उसका काम नहीं है। जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है कि नहीं, भौं, एक्सटर्नल पिन्ना, ठीक है, इसका अपेंडिक्स, आपका अपेंडिक्स जो होता है वो किस भाग में होता है, सीकम में होता है। अपेंडिक्स किस में होता है? तो एक समय में ये सब का काम था, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में हजारों सैकड़ों साल पूर्व इसका काम क्या हो गया, खत्म। तो ये हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अपेंडिक्स किसमें पाया जाता है, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है वो किसमें पाया जाता है, तो सीकम में। तो लिखिए, ध्यान रहे कि अपेंडिक्स नामक अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है। अपेंडिक्स नामक, तो ऑपरेशन क्या, डॉक्टर उसको क्या करता है, काट के हटा देता है। अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग, अवशेषी अंग सीकम में पाए जाते हैं। सीकम में पाए जाते हैं, सीकम में पाए जाते हैं। बस। तो आपके यह सर ऑपरेशन कैसे होगा? कभी कभी भोजन का कण इस अपेंडिक्स में पहुंच जाता है
और अपेंडिक्स में पहुंच जाने के कारण भोजन सड़ जाता है। सड़ जाता है तो अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है, सीकम में। तो जब सूजन हो जाता है तो कष्ट होगा, कहीं पर भी सूजन होगी तो कष्ट होगी, तो डॉक्टर के पास जाइएगा। तो डॉक्टर कहेगा एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, आपके अपेंडिक्स में भोजन फंस गया है, उसको ऑपरेशन के द्वारा हम बाहर निकालेंगे। और जो जिस बीमारी से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, बराबर उसको सीकम में दर्द करता है, उसको एपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो एपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स से ही निकला है। यदि आपसे कभी पूछ दे कि एपेंडिसाइटिस क्या है, तो एपेंडिसाइटिस है कि अपेंडिक्स में सूजन हो जाना। अपेंडिक्स में सूजन क्यों होगा? क्योंकि उसमें भोजन के कम, तो उसका इलाज क्या है? कटिंग। और ऐसे भी क्या है वो, ऐसे भी क्या है वो, ऑब्सेसिव अंग। आपका ये भाव, इसको कई लड़का या लड़की क्या करती है, जाती है ब्यूटी पार्लर में। आजकल तो लड़का से भी ब्यूटी पार्लर में जाता है, तो जाती है या जाता है तो क्या होता है कि उसको साफ करने की जगह पे साफ कर देता है पूरी तरह से। उसको लगता है हम ज्यादा स्मार्ट हो गए। तो काम तो इसका ऐसे भी कुछ नहीं है, कोई काम तो करता नहीं है। हाँ, लेकिन मुंह की सुंदरता को बनाए रखने में इस भाव की भी क्या होती है, भूमिका होती है। ठीक है, मुंह की सुंदरता को बना, आप कभी भोग एक कठो भोग कटा के देखिए। अब ऐसा नहीं कि कटाइए लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। कहिएगा घर में कि बड़े सर कहे थे प्रयोग करने के लिए, हम प्रयोग किए, अब कैसे होगा, तब 10-20 सालों के बाद हो जाएगा। लेकिन वो इतना आसानी से बाल की तरह तो बढ़ेगा नहीं, वो तो 5-10 साल में फिर बढ़ेगा, फिर आप अपने सौंदर्य को प्राप्त कर पाइएगा। मूछ तो है नहीं कि आज मूछ काटे, आप 5 दिन छोड़ दिए फिर मूछ उग गया। तो आशा है कि समझ रहे होगे। तो सीकम को देख लिए, तो नोट में लिख लिए ना, अपेंडिक्स लिख लिए ना, बस यही आपका मुख्य बिंदु है। भोजन जब बाहर निकालिए दिए तो भोजन पच गया। अब इसका एक पार्ट है कि भोजन को पचाने में कुछ पाचक ग्रंथियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे लीवर और पैंक्रियाज। तो पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो भाग 3 पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि लिखेंगे। भोजन को पचाने में कई पाचक ग्रंथि महत्वपूर्ण है, जैसे कई पाचक ग्रंथि महत्वपूर्ण है। कई पाचक ग्रंथि महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई पाचक ग्रंथि महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, जैसे लीवर, जैसे लीवर, जैसे लीवर और पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज। ये 2 पाचक ग्रंथि, हालांकि एक और भी था सैलिवरी ग्लैंड जो पढ़ लिए हो ऑलरेडी। ये 2 पाचक ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग अध्ययन यहीं पे कर लेंगे कंप्लीट, उसको अन्य क्षेत्र में अन्य जगह नहीं करेंगे। अब लीवर क्या है? लीवर का हिंदी होता है यकृत। और लीवर क्या है? सबसे बड़ा ग्लैंड है, पहले तो यह जान लो, जो अमाशय के ऊपर में पाया जाता है। तो लिखेंगे, अब लिखो लीवर, यकृत, लीवर या यकृत, लीवर या यकृत, यह सबसे बड़ा ग्रंथि है, जिसका भार 1500 ग्राम होता है, जिसका भार 1500 ग्राम होता है, अमाशय के ऊपर रहता है, अमाशय के ऊपर रहता है, अमाशय के ऊपर रहता है। लीवर में, लीवर में ग्लीसन कैप्सूल पाया जाता है, लीवर में ग्लीसन कैप्सूल पाया जाता है, छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिसको ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं।
लीवर में ग्लीसन कैप्सूल पाया जाता है। ग्लीसन GLISSON ग्लीसन कैप्सूल पाया जाता है ग्लीसन कैप्सूल पाया जाता है जो हेपेटिक सेल का निर्माण करता है, जो हेपेटिक सेल का निर्माण करता है, हेपेटिक सेल का निर्माण करता है। कौन सा कैप्सूल? ग्लीसन कैप्सूल हेपेटिक सेल का निर्माण करता है और यह सेल बाइल जूस बनाता है और यह सेल बाइल जूस को स्रावित करता है और यह बाइल जूस को स्रावित करता है। कौन? यह हेपेटिक सेल बाइल जूस को स्रावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाइल जूस को स्रावित करता है और याद रखिएगा बाइल जूस का जो संग्रहण होता है वो गैल ब्लाडर में होता है। नोट में लिख दीजिए, याद रहे कि बाइल जूस का स्रावन, बाइल जूस का स्रावन नहीं, बाइल जूस का संग्रहण गैल ब्लाडर में होता है, गैल ब्लाडर में होता है, गैल ब्लाडर में होता है। बाइल जूस का संग्रहण कहां करते हैं हम लोग? गैल ब्लाडर में करते हैं। देखो लीवर का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है ही बाइल जूस का निर्माण और बाइल जूस का संग्रहण कहां होता है? यहां होता है लीवर में निर्माण, यहां क्या होता है? निर्माण। और संग्रहण कहां करते हैं? गैल ब्लाडर में। संग्रहण करते हैं गैल ब्लाडर में। संग्रहण कहां करते हैं? गैल ब्लाडर में करते हैं। और याद रखिए कि दो काम है लीवर का सबसे महत्वपूर्ण, बाइल जूस का निर्माण, अब वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ने में। अब वसा को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। उसको क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो लिखेंगे लीवर का दूसरा महत्वपूर्ण काम वसा को तोड़ना है। लीवर का दूसरा महत्वपूर्ण काम वसा को तोड़ना है, वसा को तोड़ना है। लीवर का दूसरा महत्वपूर्ण काम वसा को तोड़ना है, वसा को तोड़ना है, वसा को तोड़ना है। और इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। दो काम लीवर का सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन सा? पहला है बाइल जूस, बाइल जूस का निर्माण, और दूसरा है वसा का तोड़ना। अब वसा के तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। और याद रखिए कि बाइल जूस का संग्रहण कहां करते हैं? गैल ब्लाडर में। निर्माण कौन करता है? लीवर, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसका तीसरा काम क्या है? हमारे शरीर में जितना जहरीला पदार्थ है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी लीवर की भूमिका होती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन करना मतलब शरीर के जहरीलापन को कम करने में भी लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लिखेंगे तीसरा काम है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन करना।
डिटॉक्सिफिकेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। चौथा लिख देंगे, लीवर का एक काम है यूरिया का उत्सर्जन और विटामिन का संश्लेषण में भी, यूरिया का उत्सर्जन और विटामिन के संश्लेषण में भी इसकी भूमिका होती है। लीवर का एक और काम लिखो, हिपेरिन नामक हिपेरिन जानते हैं क्या होता है? लीवर का एक काम यह भी है, हिपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिस्कंदन पदार्थ। और प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या करता है? ब्लड को जमने से रोकता है। तो हिपेरिन क्या करता है? और हिपेरिन का सिक्रीशन कौन करता है? लीवर। और इसका काम क्या है? ब्लड को, अभी एंटीकोगुलेंट है, प्रतिस्कंदन पदार्थ है, तभी यह ब्लड को जमने से, तो लिखेंगे हिपेरिन का सिक्रीशन करता है, हिपेरिन का सिक्रीशन करता है, जो प्रतिस्कंदन पदार्थ है या एंटीकोगुलेंट है। जिसको जो भाषा आती है लिख लेगा, यह प्रतिस्कंदन पदार्थ है या एंटीकोगुलेंट पदार्थ है, एंटीकोगुलेंट पदार्थ है, एंटीकोगुलेंट पदार्थ है, प्रतिस्कंदन पदार्थ है, यह प्रतिस्कंदन पदार्थ है, प्रतिस्कंदन पदार्थ है, ठीक है, प्रतिस्कंदन पदार्थ है जो ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड वेसल में ब्लड को जमने से रोकता है। जो ब्लड वेसल में कहां रोकेगा? ब्लड कहां प्रवाहित होता है? ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड वेसल में ब्लड को जमने से रोकता है, या सीधे भी लिख दो ब्लड को जमने से रोकता है। हम थोड़ा विस्तार से बता दिए हैं, ब्लड को जमने से रोकता है। कौन? हिपेरिन। आपसे परीक्षा में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से प्रतिस्कंदन पदार्थ है, हिपेरिन, अल्बुमिन, ग्लोबिन, एक और दे रहा पेप्सिन, क्या मारिएगा? सब इन रहेगा, हिपेरिन मारना होगा। वहां पे क्या मारिएगा? हिपेरिन। क्या मारिएगा? टिक लगाओ हिपेरिन पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है हिपेरिन। और एक बात और भी, एक होता है ब्लड प्रोटीन। दो ब्लड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा है फाइब्रिनोजिन। ये दोनों ब्लड प्रोटीन का संश्लेषण भी लीवर ही करता है। ये दोनों ब्लड प्रोटीन का संश्लेषण भी कौन करता है? संश्लेषण क्या हुआ? संश्लेषण जो आपका हम अभी कर रहे हैं, ज्ञान का संश्लेषण, ज्ञान में सुधार करवा रहे हैं, यही ना संश्लेषण है, सिंथेसिस। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि लीवर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन 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 नामक ब्लड प्रोटीन का संश्लेषण करता है,
संश्लेषण करता है, जो रक्त का धक्का बनाने में मदद देता है, जो ब्लड क्लोटिंग में सहायता देता है, जो ब्लड क्लोटिन में सहायता करता है, जो ब्लड क्लोटिन में या रक्त का धक्का जमने में, रक्त धक्का बनाने में मदद करता है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ब्लड क्लॉटिंग में एक विटामिन की भूमिका होती है। कौन सा विटामिन है? विटामिन के। एक मिनरल की भूमिका होती है। कौन सा मिनरल पढ़ाया था? कैल्शियम। और दो ब्लड प्रोटीन की भूमिका होती है। कौन सा दो ब्लड प्रोटीन है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजीन। ये सब का काम क्या है? रक्त का धक्का देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपसे यह भी परीक्षा पूछ सकता है कि रक्त का धक्का देने में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? ठीक है कि नहीं? तो किसके जो रहेगा? ये रहेगा। अभी तो कैल्शियम अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन 4 दिन पहले ही पढ़ाया है, वो तो गायब हो गया साहब। इस तरह से मत शून्यता की स्थिति रहेगी तो फिर आपसे हमें क्या अपेक्षा करूं? ठीक है, कहीं भी मेहनत परिलक्षित नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, और संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है। ये मत सोचिएगा कि संघर्ष समाप्त हो गया। अभी एक बच्ची आई थी, टीचर में पास की हुई थी, मिठाई उठाई लेके आई थी, नहीं आई थी तो अब तो ज्यादा मिठाई हम खाते भी नहीं है, पहले खाते थे। तो दर्दनाक कहानी सुना रही थी कि सर 2:30 बजे रात में उठते हैं, 4 बजे गाड़ी खरीद लिए हैं, गाड़ी से जाते हैं सर खजौली, और खजौली में फिर पढ़ाते हैं। आप ही के द्वारा जो शिक्षा दिया गया था अपने भी काम आया, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। फिर वहां से चलते हैं, 3 घंटा में पहुंचते हैं। बच्चा पति भूख से बिलबिलाते हैं। 6 बजे शाम में घर पहुंचते हैं। फिर 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हैं। फिर 2:30 बजे रात में उठते हैं। तो मतलब संघर्ष की जो दास्तां है, तो आपके यहाँ सर नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती है? सवाल 50,000 रुपया का अभी न कष्ट है, लेकिन कभी मनोवांछित पद स्थापन मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो 50,000 रुपया क्या आएगा? काम आएगा। अभी तो संघर्ष करना है। और नौकरी भी कर लीजिएगा, कभी आपकी टिकारी प्रखंड में आप बीडीओ बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, जहां पानी भी नहीं मिलता है, जहां बहुत तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा कहां फंस गए, क्या इतना रॉयल जिंदगी था, विद्यार्थी जीवन, खाते थे ठास भोजन चाप निद्रा। यहां इतना रोज डांट भी सुनते हैं, जनता का भी दबाव रहता है, रोज कार्रवाई करने का ही अंदेशा लगा रहता है, और इतनी पढ़ाई करके यहां तक पहुंचे हैं, हमेशा डर बधा होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होता है। आगे बढ़ो, रो मत, पढ़ाई करो। पहले तो यहां से निकलो, आगे लिखेंगे। अब इसके आंख में आंसू आ गया कि पढ़ने के बाद भी यह गति है। बिल्कुल, बात समझा कि नहीं समझा? लिखेंगे आगे। तो हम लोग थे लीवर में, जो सबसे बड़ा ग्रंथि है, जो क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि है, और जिसका क्या रोल है? 2 बाइल जूस में, दूसरा क्या बताए थे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा को तोड़ने में उसकी भूमिका होती है। ये इसके अलावा हमने बताया अभी हिपेरिन, एंटीकोगुलेंट, और प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजीन, कई विटामिन के संश्लेषण में इसकी भूमिका है। लास्ट में हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर जमता है उसमें भी इसकी भूमिका है। तो लिखेंगे पाचन के बाद ब्लड में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है। ब्लड में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है। ग्लूकोज पहुंचता है।
आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है जो लीवर के द्वारा ग्लाइकोजीन में बदल देता है, ग्लाइकोजीन में बदल देता है, जो लीवर के द्वारा ग्लाइकोजीन में बदल देता है। लीवर का जो सेल होता है ना, हेपेटिक सेल, वो किस में बदल देगा? ग्लाइकोजेन में बदल देगा, ग्लाइकोजेन में बदल देता है और लीवर में ही इसका संचय हो जाता है। और लीवर में ही इसका संचय, संचय मतलब समझते हैं ना, संग्रहण हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लीवर में ही इसका संचय हो जाता है। लीवर में ही इसका संचय हो जाता है। ठीक है, तो लीवर में संचय ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन हेपेटिक सेल बनाता है। आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी खतरनाक होता है। और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में बदल जाएगा। कहां? लीवर में। और लीवर में ही ये स्टोर में रहता है। यहां भी इसकी भूमिका होती है। तो इतनी सारी भूमिका लीवर की है। फर्स्ट, बाइल जूस। सेकेंड, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। थर्ड, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, शरीर का प्रयोगशाला किसको कहते हैं? शरीर का प्रयोगशाला हम लोग लीवर को ही कहते हैं। हेलो अजीन, आज नहीं आए थे क्या? आए थे तो बताए नहीं थे क्या? बीच में फोन नहीं करना है। क्लास में रहता हूँ, फोन क्यों करते हैं? क्लास में आपके व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं ना, तो नहीं जुड़े हुए, क्यों नहीं जुड़े? ऐड नहीं हुआ है? एडमिशन ले लिए हैं तो अपना वो कार्ड भेजिए और नाम भेजिए, जोड़ देंगे 10 बजे तक। जो कार्ड मिला होगा एडमिशन के टाइम में। अच्छा, पेमेंट किया तो अच्छा, आप हमसे 10 बजे बात कीजिए, मैं बात करता हूँ। कल वैसे बंद है आपका। ठीक ठीक। कहाँ थे हम लोग? हम लोग कहाँ थे? हम लोग लीवर में थे। हम लोग कहाँ थे? हम लोग लीवर में थे, याद रखिएगा। तो लीवर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन, ये शरीर का प्रयोगशाला है। ये भी नोट में लिख दीजिए, शरीर का प्रयोगशाला है। यह शरीर का प्रयोगशाला है। यह शरीर का प्रयोगशाला है। कौन? लीवर। नोट में एक बात और लिख दीजिए, नोट में एक बात और लिख दीजिए। बाइल जूस में 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल जूस में 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल जूस में 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल जूस में 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। पहला, बाइलरुबिन, बाइलीरुबिन, बाइलीरुबिन। और दूसरा बाइलीवर्डिन। पहला बाइलीरुबिन और दूसरा बाइलीवर्डिन। बाइलीवर्डिन, बाइलीरुबिन। 2 प्रकार के बाइल जूस में पिगमेंट पाए जाते हैं। पहला क्या है? बाइलीरुबिन और दूसरा है बाइलीवर्डिन। बाइलीवर्डिन भूलेंगे नहीं। बाइलरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जॉन्डिस होता है। बाइलरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जॉन्डिस होता है। बाइलरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है रक्त में तो क्या हो जाता है? जॉन्डिस होता है। क्योंकि बाइलरुबिन का कलर कैसा होता है? पीला।
बाइलोबिन का कलर कैसा होता है? पीला, ठीक है। और इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि जॉन्डिस में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर, क्योंकि उसमें 2 प्रकार की पिगमेंट होती है। बाइलोबिन का कलर होता है पीला, बाइलिवर्डिन का कलर होता है हरा। और याद रखिएगा कि पेशाब का रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। तो नोट में ये भी लिख लो, पेशाब का रंग पीला, पेशाब का रंग पीला, हल्का पीला होता है। बहुत पीला हो जाएगा तो जॉन्डिस का निशानी है। अब पीला नहीं हुआ, उजला हुआ तो डायबिटीज का निशानी है। मैंने पेशाब से भी रोग का पता चलता है। पहले टेस्टिंग मेथोडोलॉजी वगैरह नहीं थे तो पुराने चिकित्सक लोग आंख से पता करते थे, ललाट से पता करते थे, पेशाब के रंग से पता कर लेते थे, आपके जो पैखाना होता है उसके रंग से, उसके कलर से पता कर लेते थे। यदि पैखाना का रंग काला है, ठीक है, बिना किसी दवा और किसी अन्य पदार्थ का, अब मरुआ का रोटी खाइए तो काला होइएगा ही, काला लगेगा ही। लेकिन लंबे काल तक यदि 10-20 दिन तक आपका मल काला निकल रहा है तो आपका जीवन क्षय होने की संभावना है। उससे पता लगा लेते थे कि आपको बड़ी गंभीर बीमारी है। अब ना आपकी स्टूल टेस्ट और क्या क्या, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट, कल्चर और MRI या CT स्कैन आ गया। लेकिन पहले जब ये सब नहीं था तब भी तो इलाज होता था। तो इलाज कैसे करते थे डॉक्टर? तो इन सब के आधार पे करते थे। इसलिए पहले के डॉक्टर बड़े बच्चों के रोने के प्रवृत्ति से पता लगा लेते थे कि कैसी बीमारी है बच्चों में, ठीक है कि नहीं। बच्चा में कैसा, एक BN दासगुप्ता थे यहाँ, तो जहां पे अपार्टमेंट बना है वहां पहले BN दासगुप्ता की क्लिनिक हुआ करती थी। बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे, ठीक है कि नहीं। और सैकड़ों लोग वहां आते थे और जाते थे। और वो कोई बच्चा यदि विचित्र तरह से रोता था तो सबसे पहले उसको बुला लेते थे, अपने कंपाउंडर को कहते थे कि जाओ उस बच्चे को बुला के लाओ, उसके गार्जियन को बुला के लाओ। मतलब नंबर तो लगा ही रहता था, लेकिन बच्चे के रुदन से वो समझ जाते थे कि इस बच्चा को तुरंत इसको इलाज की जरूरत है, तुरंत दवा की जरूरत है। तो पहले का डॉक्टर ऐसा होता था, ठीक है कि नहीं। आज का डॉक्टर इलाज कुछ और रहता है। इतने टेस्टिंग के बाद भी पकड़ नहीं पाता है कि क्या इलाज कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अनेक तरह की बीमारियां का, वो दवा के अधिक सेवन से दूसरे प्रकार का बीमारी हो जाता है। यहां पे रहता है डेंगू, इलाज कर दिया कालाजार का, इलाज कर दिया मलेरिया का, हो गया। अब 15 दिन दवा खिला दिया तो वो आधा हो जाएगा। इसका यदि किसी कान से ऊपर चला गया तो कहेगा भगवान को यही मंजूर था, ठीक है कि नहीं। वो एकदम सही किया मोदी सरकार ने कि उपभोक्ता संरक्षण के तहत डॉक्टर को भी ले आया। गलत चिकित्सा कीजिएगा और किसी की जान जाएगी तो आपको दंड के आप भागीदार होंगे, जिसका लंबे काल तक डॉक्टर ने उसका विरोध भी किया। क्यों नहीं, आप सेवा दे रहे हैं और किसी की जान चली जाए, ठीक है कि नहीं, तो स्वाभाविक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप वकालत कर रहे हैं और किसी को फांसी की सजा पे चढ़वा दीजिए, ये भी आपके लैप्सेज ऑफ सर्विसेज है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, कहां थे हम लोग। पेशाबे पैखाना में अभी तक करता है। लिखो ना कि पेशाब का रंग पीला, इतना ज्ञान की बातें दे दी है। पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। सर ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा है, तब ना कहें इसको अलग से पढ़ो। लीवर ऐसे भी अलग से पढ़ना चाहिए, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट है, छोटा सा है, पैंक्रियाज। एक और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है जिसका नाम है पैंक्रियाज, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और इसकी विशेष जानकारी हम एंडोक्राइन की कक्षा में, एंडोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ाते हैं तो उस कक्षा में मैं देता हूं। तो सिर्फ लिख लो, दूसरा है पैंक्रियाज, लिख लो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है जो अमाशय और इलियम के बीच में पाया जाता है। पैंक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, याद रखिएगा, अग्नाशय कहते हैं।
यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि। कौन? जो अमाशय और इलियम के बीच में पाए जाते हैं। 60 से 90 ग्राम इसका वेट है। 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 लिखना नहीं है, सुन लेना है। यह बाहरी स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। क्यों एक्सोक्राइन है? क्योंकि यह जूस निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस। और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तब न मिक्स हुआ। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। एंडोक्राइन क्यों है? क्योंकि यह हार्मोन निकालता है। इस कारण से हम इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और इसकी व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या कहां होगी? इसकी संपूर्ण व्याख्या होगी WWW ग्लैंड की स्पेशल कक्षा में, जो मेरे ही द्वारा ली जाएगी। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। बीच में एक आध दिन आपके सुजीत सर लेते रहेंगे, ठीक है कि नहीं? जिसकी जानकारी आपको दी गई है, जो कक्षा की गतिशीलता के लिए है। मेजर पार्ट्स आप देखे ही हैं कि मेजर पार्ट्स 70 से 80% जो महत्वपूर्ण है डिजीज मेरे ही द्वारा की जाएगी। सारी महत्वपूर्ण कक्षा तो मैं ही लिया हूं। तो इसी कड़ी में, जबकि मैं ये दूसरी या तीसरी बार पढ़ा रहा हूं विगत 6-7 महीने में, तो ध्यान रखिए। इसी क्रम में हम लोग अब लास्ट में क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट पढ़ते हैं। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। पहला बूस्टर फैक्ट है पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन और ट्रिप्सिन एंजाइम, ब्रैकेट में लिखो प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन, कॉमा एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन एवं लाइपेज एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता देता है। प्रोटीन के पाचन में सहायता देता है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है। विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है। बूस्टर फैक्ट नंबर 2, विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है। विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है। लीवर में होता है। शराब, जो व्यक्ति शराब पीता है उसका क्या खराब हो जाता है? लीवर। तो लिखेंगे अधिक शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। अधिक शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब हो जाता है। अभी पढ़े ही थे जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। जॉन्डिस जब एडवांस स्टेज में हो जाता है, 21 दिन तक जॉन्डिस रहता है। यदि 21 दिन के भीतर जॉन्डिस का प्रॉपर इलाज नहीं होता है तो हेपेटाइटिस में वो कन्वर्ट कर जाता है और उसके बाद आदमी अंतिम अवस्था में चला जाता है। तो जॉन्डिस और हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। और लीवर शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रिजुविनेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है। रिजुविनेशन मतलब बहुत जल्दी खराब भी होगा और बहुत जल्दी ठीक भी होगा। बताए भी थे
कि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो जल्दी खराब नहीं होता है, और जल्दी खराब हो गया तो ठीक भी नहीं होता है। इसलिए जो पागल हो गया हो उससे हमेशा सचेत रहना चाहिए। कब उसके अंदर पागलपन का दौरा आ जाए कोई नहीं जानता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब पागल का एक बहुत बड़ा निशानी होता है, रात में सोता नहीं है और उसकी पलकें झुकती नहीं है, वो हमेशा उसका पलक ऐसे रहेगा, ठीक है कि नहीं। और जब पलक झुकेगा नहीं, जैसे सामान्यतः क्या होता है कि आप 1 मिनट के मतलब 1 मिनट में आपका पलक क्या होता है, कई बार गिरता है, कई बार आप जानबूझ करके 1 मिनट तक 2 मिनट तक रख सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक तरीके से वो गिरता रहता है, स्वाभाविक तरीके से वो गिरता रहता है। फिलहाल तो मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जो मैंने अभी बताया आपको कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होता है और सबसे अधिक रिजुविनेशन की क्षमता होती है। तो लिखेंगे जॉन्डिस और हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होती है। लीवर प्रभावित होती है, ठीक है। अभी नहीं कहना कि सर दवा भी लिख दीजिए, तब तो हो जाएंगे हम डॉक्टर मास्टर से। नेक्स्ट, लीवर में पुनः उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक होती है। और लिख दिए थे ना, शराब पीने से लीवर में पुनः उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक होती है। पिज्जा खाते होंगे, खाते हैं पिज्जा बर्गर खाते हैं ना, हाँ। अब पिज्जा बर्गर इत्यादि खाने से आपके अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है, धोइनी ढकार। और ये जो आपका अम्लीयता बढ़ता है तो हम लोग एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। कब? जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है। तो लिखेंगे पेट में अम्लीयता बढ़ने के बाद एंटा एसिड। और एंटा एसिड में पढ़ाए थे केमिस्ट्री में किसकी भूमिका होती है, बताओ जी। एंटा एसिड में किसकी भूमिका होती है? क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है? यही तुम पढ़ा है। कल कॉफी सुंदर बनाता है, यही पढ़े हैं आप। कूद जाइए पीछे से, कहीं से 5 फीट से कूद जाइए, समझ गया ना। किसकी होती है जी? वाह, क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ना जरूरी है, क्यों खामखा हमको भी परेशान कर रहे हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसकी भूमिका होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की भूमिका होती है। वहां एंटा एसिड लिखे, ब्रैकेट में लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड में केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, फिर भी वही हाल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेनिन नामक प्रोटीन नवजात शिशु में ज्यादा होता है। रेनिन नामक प्रोटीन नवजात शिशु में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। रेनिन नामक प्रोटीन नवजात शिशु में अधिक होता है। और याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा होता है जो शाकाहारी होते हैं, और सबसे छोटा होता है जो मांसाहारी होते हैं। इसलिए किसी परीक्षा में कमीशन ने पूछा छत्तीसगढ़ वगैरह में कि निम्नलिखित में से किसका क्षुद्रांश सबसे छोटा होता है? ए गाय, 2 बकरी, 3 घोड़ा, 4 बाघ,
बाघ का सबसे छोटा होगा। और जो शाकाहारी होगा, जो जुगाली करेगा, ठीक है कि नहीं, कि पेट में भोजन चला जाएगा, उसके बाद फिर मुंह में ले आएगा, फिर जुगाली के द्वारा उसको पचाता है। तो ये जो आप जुगाली के समय वो ग्रीन हाउस गैस भी निकालता है, मीथेन भी निकालता है। इसलिए न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो जुगाली टैक्स लगाता है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वहां पशुपालन अधिक है, पशुपालन के माध्यम से ही विकसित है। और वो जो जुगाली है, जुगाली गैस जो निकलता है ग्रीन हाउस गैस, वो वातावरण के टेम्परेचर को क्या करता है, गर्म करता है और क्लाइमेट चेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जिसका जो मांसाहारी होगा वो आपका क्या होगा, उसकी छोटी आंत छोटी, और जो शाकाहारी होगा उसकी छोटी आंत लंबी होती है। तो लिखेंगे मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है और शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? किस चीज को पचाने के लिए लंबी आंत की आवश्यकता होती है, लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? बताइए। वो है सेलुलोज को पचाने के लिए। तो लिखेंगे लंबी होती है क्योंकि सेलुलोज को पचाना होता है, क्योंकि सेलुलोज को पचाना होता है, क्योंकि सेलुलोज को पचाना होता है। टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि सेलुलोज को पचाना होता है। अंडरलाइन कर दीजिए प्रकाश जी, याद रखिए बाबू, सेलुलोज को पचाना होता है। और ऐसे जंतु को रूमिडेंट जंतु कहते हैं, और ऐसे जंतु को रूमिडेंट जंतु कहते हैं। कैसे जंतु को? जो शाकाहारी होते हैं, रूमिडेंट जंतु कहते हैं। ऑब्लिक कर दीजिए, रूमिनेंट भी, रूमिनेंट जो दे देगा ध्यान रखिएगा। हिंदी बड़ा कठिन है उसकी। रोमांथी कुछ पता ही नहीं चलता है, रूमिनेंट से तो पता भी चलता है कि रूमिनेंट जंतु क्या है, जो शाकाहारी होती है और जिसमें छोटी आंत लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि सेलुलोज को पचाना होता है। और मांसाहारी जंतु के साथ सेलुलोज की कोई समस्या ही नहीं होती है। मनुष्य क्या है? दोनों है, ओमनीवोरस है। वो उसको पेड़ पत्ता मिलेगा वो भी खा लेगा, अब बकरी या बाघ मिलेगा वो भी खा लेगा। इसलिए उसका क्या रहता है? बुद्ध मार्गी, मध्यम मार्गी रहता है। उसका छोटी आंत अपने साइज में ही रहता है। तो यही पाचन तंत्र से जुड़े हुए छोटे बड़े सभी बिंदु थे, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपके समक्ष दी। और इसी के साथ हमारा एक महत्वपूर्ण अध्याय, अति महत्वपूर्ण अध्याय, डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां से एक आध क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, समाप्त करने की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बिना कोई ब्रेक दिए हुए भाग 3 हम लोग संविधान की कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं और आज संविधान में हम लोग प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं संविधान।